आइए बेटा, लास्ट क्लास में जहाँ आपने छोड़ा था वहीं से कोशिश करते हैं स्टार्ट करने की। तो लास्ट क्लास में मैंने मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन बताया था कि डेप्रिसिएशन है क्या। एक बार दोबारा से थोड़ा सा हम इसमें रिवाइज कर लेते हैं कि डेप्रिसिएशन कहते हैं डिक्रीज इन दी वैल्यू। ठीक है जी, कोई भी एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज होना। और जनरली ये वर्ड जो है डेप्रिसिएशन यूज़ करते हैं टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में। अगर वैल्यू कम हो रही है धीरे धीरे ग्रेजुअली, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन बोलेंगे। और वो रीज़न क्या हो सकता है? ड्यू टू एफ्लेक्स ऑफ टाइम, टाइम की गुजर जाने की वजह से वैल्यू में कमी आ जाती है किसी एसेट्स के, एक्सीडेंट हो जाने की वजह से, या आप उसे इस्तेमाल कर रहे थे इस वजह से उसकी वैल्यू कम हो रही है, या फिर मार्केट में बेहतर कोई चीज़ आ गई ड्यू टू ऑब्सोलेशंस। मार्केट में कई बार जैसे एक बच्चे ने मोबाइल ले लिया, 12,000 रुपये का मोबाइल लिया, और उसमें जो है ना रैम और मदरबोर्ड प्रोसेसर वगैरह जो भी चीज़ें गिवन है, सेम कंपनी का 12,000 में उससे ज़्यादा अपग्रेडेड आ रहा है, सेम चीज़। तो ऑब्वियस सी बात है जो पुराना मॉडल था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब टूटना, वक्त का गुजरना, इस्तेमाल करना, इसके अलावा एक और रीज़न है कि मार्केट में कोई उससे बेहतर चीज़ सेम रेट पे आ जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो किसी भी टेंजिबल एसेट्स के साथ ऐसा हो सकता है। काउजेस क्या क्या रीज़न होते हैं? तो ये जो डेफिनेशन में हमने कवर किया है ना, जिसकी वजह से वैल्यू कम हो रही, उसी को हम लोग कहते हैं रीज़न ऑफ डेप्रिसिएशन या कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। हमने यहाँ पे बात करी एक्सीडेंट के बारे में, हमने बात करी फ्लक्स ऑफ टाइम के बारे में, यूजेस के बारे में, ऑब्सोलेशंस के बारे में। तो ये चार कारण हैं जिसकी वजह से हमारे एसिड्स की वैल्यू, कौन से एसिड्स की वैल्यू बेटा? टेंजिबल एसिड्स की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही होती है। ये चार कारण है। क्यों निकालते हैं? तो ये हमने बात करी थी, इंपॉर्टेंस कह लीजिए, ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, नीड कह लीजिए। तो उसे हमने निकाला इसलिए था कि जो भी हमारे पास एसेट्स है उसके करेक्ट, टू डिटरमाइन ऑफ करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू अगर हमें मालूम करनी है, या करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अगर हमें पता करना है, करेक्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें मालूम करना है, या रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स मालूम करना है, तो ये बातें हमने कल डिस्कस करी थी। फैक्टर्स क्या रीज़न होते हैं, किन किन वजहों से, किस बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, कितना डेप्रिसिएशन लगा वो किस बेसिस पे करेंगे। तो तीन चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं बेटा, वैसे एक दो फैक्टर और भी होते हैं लेकिन तीन चीज़ें मेन है। पहला है कॉस्ट ऑफ एसेट्स, दूसरा है एस्टिमेटेड और स्क्रैप वैल्यू, और तीसरा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। किसी भी चीज़ का डेप्रिसिएशन निकालना है तो ये तीन चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, यानी एसेट्स का कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, कितने का वो एसेट्स ईयर के एंड में अपने लाइफ के ख़त्म हो जाने के बाद वो कितने का बिक जाएगा, या फिर उसकी लाइफ है कितने की। ये तीन बातें हमें मालूम होनी चाहिए। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने बात करी थी कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास दो होते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ से जिन्होंने नोट नहीं कर रखा है वो कर लेंगे यहाँ पे। हाँ जी, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास दो हैं सिलेबस में। सिलेबस में दो हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, कम से कम 7-8 मेथड तो हैं ही हैं, आगे चल के पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अभी जो है हमारे पास मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन दो हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये क्या होते हैं इनको आज हम समझेंगे, दोनों में क्या फ़र्क है ये भी समझ में आएगा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड के दूसरे भी नाम है बेटा, एक होता है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड रेट ऑन कॉस्ट मेथड, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो इसको आप याद रखेंगे, इन दोनों को मैं आपको बताऊंगा। तो जिन्होंने ये नोट नहीं किया प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फटाफट कर लो बेटा। चलिए जी, तो ये बातें लास्ट क्लासेस की थी, कुछ चीज़ें आज भी हम देखेंगे। आज हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? सबसे पहले आते हैं, हेडिंग डालते हैं बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या लिखेंगे? स्ट्रेट लाइन मेथड। आइए, दो मेथड मैंने आपको बताए, उस दो मेथड में से पहला मेथड है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड सबसे इजी मेथड होता है बेटा हमारे पास। इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना आसान होता है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड
क्या है, इस बात को समझिए। स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि जो डेप्रिसिएशन होगा ना, जितना परसेंट आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, वो डेप्रिसिएशन जो है हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, ऑन कॉस्ट। सर ऑन क्या, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट कहते हैं जो परचेज वैल्यू आपका था, परचेजेस, जो एसेट्स आपने परचेज किया वो परचेज प्राइस, प्लस किसी टाइप का अगर कोई एक्सपेंसेस हुआ है, एक्सपेंसेस बिफोर पुट टू यूज, किसी एसेट्स को यूज करने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, वो सारे एक्सपेंसेस जोड़ने के बाद जो वैल्यू आती है बेटा, उसे कहते हैं हम लोग कॉस्ट। जितने का आपने खरीदा, जितना उसे लाने में, यूज करने में खर्च हुए, वो सब ऐड किया, उसी खर्च को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट, जो ऐड करने के बाद वैल्यू आई। तो स्ट्रेट लाइन कहता है कि डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है, जबकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहता है कि नहीं जी, कॉस्ट पे कैलकुलेट नहीं करना है, वो बुक वैल्यू पे करना है। तो जब रिटर्न डाउन वैल्यू समझाऊंगा तो मैं वहां पे समझाऊंगा कि बुक वैल्यू क्या होता है, अभी कॉस्ट के बारे में हम समझते हैं। तो स्ट्रेट लाइन कहता है कॉस्ट पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, अगर डेप्रिसिएशन का परसेंटेज आपको गिवन है, 10%, 5%, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर नहीं गिवन है तो आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला है उसका उस तरीके से। तो आप पहले फॉर्मूले को ना पहले ही डिकोड करते हैं, उसके बाद लिखेंगे। अब सोचिए कि एक एसेट्स मैंने ना 10,000 रुपये का कोई एसेट्स खरीदा, और ख़रीदने के बाद उसे घर तक लेकर आने में मुझे लग गए 2,000 और। तो एक्चुअल में बता सकते हैं कितने का मुझे पड़ा घर पहुंच के, 12,000 का। बेटा ध्यान यही रखना, 12,000 का पड़ा। दुकानदार से हमने पूछा जी ये जो एसेट्स मैंने आपसे ख़रीदा है, ये एसेट्स की लाइफ कितनी है, कितने साल तक चल जाएगी? उन्होंने बोला जी कुछ अंदाजे से मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखो एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, ना आपकी लाइफ का पता है ना मशीन की लाइफ का पता है। एस्टिमेटेड जो है ना, वो अंदाज़ा वो लगा रहे हैं, एस्टिमेटेड लाइफ जो है एसिड्स की है, उन्होंने बताया कि जी ये कम से कम ना 10 साल तक चल जाएगा। मैंने ठीक है जी। फिर मैंने उनसे पूछा कि 10 साल जो चल जाएगा, तो उस वक्त 10 साल के बाद क्या इसकी कोई वैल्यू है, कबाड़ उबाड़ में बिक जाएगा, या बिल्कुल ही ख़त्म है कि कबाड़ में भी नहीं बिकेगा? तो उन्होंने बोला नहीं जी, कबाड़ में बिक जाएगा, आपका ना स्क्रैप वैल्यू जो है वो तकरीबन कबाड़ में ये 2,000 का बिक जाता है, अगर कोई ना खरीदो तो मुझे ही दे जाना। ऐसा दुकानदार आपसे कह रहा है कि जो एसेट्स हमने खरीदा वो 10 का था, 2,000 उस पर खर्च किए, तो टोटल हो गया जी 12,000 रुपये। दुकानदार से ही हमने पूछ लिया एसेट्स की लाइफ कितनी है, कितने साल चलेगा, उन्होंने बताया जी 10 साल तक चल जाएगा। हमने बोला जी 10 साल के बाद क्या ये किसी कोई वैल्यू है इसकी जो बिक जाएगी? तो इन्होंने बताया कि जी 2,000 रुपये का ये एसेट्स बिक सकता है। कितने का बिक जाएगा? 2,000 तक बिक जाएगा। अब आप मुझे जो मैं पूछूंगा ध्यान देना। भाई किसी एसेट्स को जब मैंने खरीदा, उस एसेट्स को खरीदने का प्राइस यानी परचेज प्राइस कितना है? परचेज प्राइस है हमारा 10,000। उसे लाने में, लगवाने में, रेडी टू यूज़ करने में, यूज़ करने की कंडीशन तक पहुंचाने में कितने खर्च करना पड़ा? तो उसके बाद इन दोनों को जोड़ने के बाद ये जो वैल्यू आई, इसे हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट। क्या बोलेंगे? तो कॉस्ट प्राइस 12,000 की, यानी ये चीज़ 12,000 की पड़ी, और ये मुझे कितने दिन तक बेनिफिट देने वाला है? 10 साल तक ये बेनिफिट देगा, और 10 साल के बाद अगर मैं बेचूंगा तो 2,000 आ जाएगा। तो एक बात ये क्लियर हो गई कि ये 12,000 रुपये का खर्चा जो है वो 10 साल तक का है। भाई 12,000 मैंने दिए, इसका बेनिफिट कितने साल तक लूंगा मैं? 10 साल तक लूंगा, उसके बाद मुझे 2,000 मिल भी जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि 10 साल का खर्च मैं 12,000 मानूं या 10,000 मान के चलूं? क्यों 2,000 वापस नहीं आएंगे? भाई आपने 12,000 खर्च किए, लेकिन बाद में स्क्रैप में बिक जाने बाद कितना मिल जाएगा? तो खर्च हुआ कितना 10 सालों में? सिर्फ 10,000 तो खर्च हुआ एक तरीके से। बस इस खर्च का बेनिफिट आपको कितने दिन तक मिलेगा? 10 साल तक मिलेगा। तो बेटा अब बताओ हर साल का बेनिफिट कितना हुआ? भाई आपने बताया अगले 10 साल में टोटल ये 12,000 था, 12 में से हमने 2,000 हटा दिए, तो ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी थी? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का बेनिफिट मुझे कितने साल तक मिलेगा? तो हर साल का बेनिफिट कितना हुआ? तो जितना आप हर साल बेनिफिट ले रहे होंगे, उतना ही उसकी वैल्यू भी धीरे धीरे क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी, क्योंकि जितना एसेट्स आप यूज़ करेंगे, जितना बेनिफिट आप उससे लेंगे, उतना उसकी वैल्यू कम हो जाएगी।
तो बेटा यही जो वैल्यू है ना, हर साल का जो एक्सपेंस है, जो नुकसान है, जितना बेनिफिट आप ले रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? डेप्रीसिएशन कहते हैं। तो ये जो हमने कैलकुलेट किया, ये कॉमन सेंस है, किसी से भी पूछेंगे वो बता देगा। ये इसमें कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें इसमें सीखना है, तो फॉर्मूले भी हमें मालूम होने चाहिए। कैसे सर? देखिए, हम यहाँ लिखेंगे, जो हमने निकाला उसे कहते हैं हर साल का नुकसान, यानी एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन। तो एनुअल डेप्रिसिएशन में हमने क्या लिया बेटा? यहाँ लिया कॉस्ट ऑफ एसेट्स। आपको समझ में आया? कॉस्ट ऑफ एसेट्स किसे कहेंगे? परचेज प्राइस में क्या जोड़ेंगे? वो सारे एक्सपेंसेस जो यूज करने से पहले के हैं, यूज करने के बाद वाला कोई भी एक्सपेंस नहीं लेना है आपने। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस, सॉरी, इसमें से हम माइनस करेंगे क्या जी? स्क्रैप वैल्यू। ठीक है जी, स्क्रैप वैल्यू। और बेटा इसे हम डिवाइड कर देंगे इसके लाइफ से, जिसे कहेंगे हम लोग एस्टिमेटेड लाइफ। क्या बोलेंगे? एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। क्योंकि ये कोई भी नहीं बता सकता कि कोई एसेट्स कितने दिन तक चलेगा। जितना आप अंदाज़ा लगाते हैं, कई बार उससे ज़्यादा चल जाता है, कई बार उससे कम भी चल सकता है। एनुअल डेप्रिसिएशन इससे निकल कर आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अब ये एनुअल डेप्रिसिएशन, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा, जो मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया, उसमें कॉस्ट था बेटा 12,000 का, स्क्रैप वैल्यू थी 2,000, माइनस करने बाद डिवाइड किया लाइफ से, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा? अब मुझे ये जानना है कि भाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, कितना परसेंट का डेप्रिसिएशन। इसी चीज़ को मैं परसेंटेज में जानना चाहता हूँ। जो एनुअल डेप्रिसिएशन उसी को हम परसेंटेज में जानना चाहते हैं। परसेंटेज को ही मैं लिख रहा हूँ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। तो बेटा एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका है, यहाँ पे लिखेंगे आप रेट निकालने का, सॉरी, एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई बाई 100। इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको दिया था उसमें बता सकते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आया आपका? 1,000। कॉस्ट कितना है बोलो? नहीं सर, कॉस्ट 12,000। कितने से मल्टीप्लाई करूं? 100 से। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका परसेंटेज आप निकाल लेंगे। समझ में आया ये? तो ये क्या तरीका है कि एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ये आ जाएगा आपका रेट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए पहले तो, ये दो फॉर्मूले, और फिर इसका यूज़ करना हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन में यूज़ भी करेंगे। फटाफट इसको नोट करिए, फिर बात करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड किस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है। कॉस्ट किसे कहते हैं बेटा? परचेज प्राइस में जब एक्सपेंसेस बिफोर पुट टू यूज़ करने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस हैं सब हम ऐड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसे हम कॉस्ट बोलेंगे। और कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे तो और डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट से। चलिए इसे नोट करिए फटाफट। आप कर लिया सर यहाँ तक? देखिए बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड में एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई हमारे पास एक मशीन है, या चलो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द एनुअल डेप्रिसिएशन। आपको इसमें एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है और साथ में आपको निकालना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये दोनों चीज़ों के बारे में अभी हमने पढ़ा कि सर एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका है कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, और रेट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए बेटा एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू का 100। यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्होंने बताया आपसे कि एनुअल डेप्रिसिएशन आपको निकालना है और साथ में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर अ स्ट्रेट लाइन मेथड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। ये 5 क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें सभी में आपको ये दोनों बातें क्लियर करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं बेटा। यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, और बिल्कुल ध्यान रखना सभी लोग फॉर्मूले सारे लिखेंगे,
मतलब एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे, और डेप्रिसिएशन का रेट निकालेंगे तो उसका भी लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट केस हम कैलकुलेट करेंगे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन, और एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि सर हम लेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को ही हम लोग बेटा यहाँ पे रियलाइजेबल वैल्यू भी कहते हैं, इसे ही हम लोग रेसिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। ये दो अलग नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं बेटा। तो अभी हम स्क्रैप वैल्यू यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। तो ए वाली सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स हम निकालते हैं एक बार, क्या है देखिए बेटा। आपने फॉर्मूला लिख लिया सबने? आइए जी, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, यहाँ परचेज ऑफ मशीनरी 1,80,000 गिवन है, साथ में इन्होंने दिया इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन मतलब यूज़ करने से पहले का खर्च है, क्योंकि इंस्टॉल किया लगवाया हमने उस वक्त के खर्च है ये। तो सर 1,80,000 की मशीन है, 20,000 रुपये का आपको उस पर खर्च हुआ, तो टोटल कितना हो गया सर? 2 लाख हो गया। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ एसेट्स। तो 2 लाख रुपए आपके कॉस्ट ऑफ एसेट्स है। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना है और लाइफ कितनी है आपकी? 5 साल। तो भाई आपका कॉस्ट ऑफ एसेट्स बताइए तो बेटा 2 लाख, स्क्रैप वैल्यू और लाइफ बताइए। इसे सॉल्व कर लेते हैं जी। ये आ गया जी 1,90,000 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आया जी 38,000 आपका एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया। एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के बाद क्वेश्चन ने आपसे बोला कि भाई आप ना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकालो। पहले ये बताओ एनुअल डेप्रिसिएशन सभी को समझ में आ गया? तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है बेटा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए पहले, वो होता है एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई बाई 100। एनुअल डेप्रिसिएशन है बच्चा 38,000, कॉस्ट ऑफ एसेट्स हमारे पास है 2 लाख, और मल्टीप्लाई बाई हमने 100 से कर दिया। देखो कभी भी ऐसी कैलकुलेशन आए कटवर्ट यहाँ पे नहीं करना है, आप रफ उसे कैलकुलेट करा करो और उसके बाद डायरेक्ट इसका आंसर लिखा करो यहाँ पे, ठीक है जी। देख लो, वैसे कोई बता रहा है तो मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग अपना कैलकुलेट करिए। 19% आ रहा है। अच्छा, आंसर देख के तो मालूम चली गया होगा, नहीं मुजफ्फर? मैं पूछ रहा हूँ बस यार। 19%। आगे क्या लिखेंगे बेटा? इसके आगे लगाना PA, पर एनम। जी सर, जैसे नाम के आगे नहीं तेरे हुज़ैफा परवेज, वैसे ही कुछ है ये बेटा। ये पर एनम मतलब एनुअली है। 1 साल एसेट्स यूज होगा तभी 19% लगेंगे। अगर एसेट्स पूरा 1 साल यूज नहीं हुआ, सिर्फ 6 मंथ यूज हुए, तो टोटल 90% नहीं लगेगा, उसका हाफ हो जाएगा फिर। ये है इसका मतलब। हम एनुअल निकाल रहे हैं ना बेटा, 1 साल का परसेंटेज है। 1 साल एसेट्स यूज करोगे तो 19%। ये समझ में आ गया पहला। इसी तरीके से आपको ए के बाद किसका बनाना है? बी का। आप खुद से कोशिश करो पहले,
और मैं इधर कर रहा हूँ, आप उधर करो। नोटबुक निकाल लो बेटा, उसमें देख लो ज़रा। फॉर्मूला ज़रूर लिखना, बस इसी क्वेश्चन तक आपको फॉर्मूले लिखने हैं, जिससे याद भी हो जाएगा। 5 बार लिखेंगे खुद ब खुद ही याद हो जाएंगे। केस ए हमने कर लिया जी, अब आएंगे केस बी पे। केस बी, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स निकालने के लिए 475 प्लस 25, ये दोनों करना है मुझे। यहाँ पे लिखूंगा 4,75,000 प्लस 25,000 माइनस का स्क्रैप वैल्यू है 50,000 का, और लाइफ ऑफ एसेट्स है बेटा 5 ईयर्स। फोर 75 25, ये 5 लाख, 5 में से 50 गए तो ये आया जी 4,50,000। डिवाइड करना है बच्चे 5 से, तो ये आ गया आपका 90,000। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आप निकालेंगे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको ये 90,000 डिवाइडेड बाई कॉस्ट, कॉस्ट जो है बेटा हमारे पास है वो 5 लाख का है, मल्टीप्लाई बाई 100। कर लिया आपने? कितना आया? 18% पर एनम। केस बी हो गया जी। अब इसी तरीके से आप केस सी कर लीजिए। केस सी, एनुअल डेप्रिसिएशन दोबारा। इस बार कॉस्ट है 90 प्लस 10, तो जी यहाँ पे हमने लिखा ये 90,000 प्लस 10,000, और स्क्रैप वैल्यू है बेटा 20,000, तो वो माइनस करते हैं हम लोग। लाइफ ऑफ एसेट से इस बार 10, तो वो डिवाइड करेंगे। 1 लाख में से 20 गए तो ये आया 80,000। 80,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8,000। और फिर एनुअल के बाद आप आएंगे रेट पे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में आपके पास है 8,000 डिवाइडेड बाई है बच्चे ये 1 लाख, वैल्यू आ जाती है आपकी 8% पर एनम। केस सी। आई जी केस डी। डी बनाइए खुद से। एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट है हमारे पास 3,40,000 प्लस 60, स्क्रैप वैल्यू है सर 40,000, और लाइफ ऑफ एसेट्स है हमारे पास 10,000।
कितना है सर ये 3,60,000 डिवाइड बाई 10, 36,000 सही है ये। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 36,000 अपॉन में कॉस्ट, कॉस्ट कितना है सर 4 लाख, कितना हो रहा है ये 9% पर एनम। केस ई, एनुअल डेप्रिसिएशन सर लास्ट में एनुअल में आएगा 90 और 10, ये कॉस्ट निकल जाएगा, तो आप यहाँ पे 90,000 प्लस 10,000 लिख दीजिए, माइनस का 20 कर दीजिए स्क्रैप वैल्यू को, और लाइफ ऑफ एसेट से 4 साल। एक लाख में से 20,000 गए तो ये आया जी 80,000 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया जी 20,000 रुपये। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे साहब। $20,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, 20% पर एनम। सब लोगों ने कर लिया, नोट कर लिया सर? आइए जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। राम एंड कंपनी परचेज अ मशीन फॉर ₹21,000। अरे जी, राम एंड कंपनी जो है उन्होंने मशीन ख़रीदी है 21,000 रुपये की 1 अप्रैल 2019 में। तो इस डेट पे मशीन ख़रीदी। द एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ ऑफ द मशीन इज़ 10 ईयर्स। तो मशीन की जो लाइफ है बेटा वो 10 साल है। मशीन ख़रीदी गई थी अप्रैल 2019 में 21,000 रुपये की। आफ्टर विच इट इज़ रियलाइजेबल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू कितना है इसका 1,000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है और मेथड है आपके लिए स्ट्रेट लाइन मेथड। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट और साथ में मशीनरी अकाउंट बनाना भी है शुरुआत के 3 सालों का। तो आपको एनुअल डेप्रिसिएशन तो निकालना आता ही है। क्या फॉर्मूला एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का? कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस, क्या फॉर्मूला है? हाँ, अभी लिखा हमने 4 बार। मैंने बोला ना 5 बार तुम लिखते क्वेश्चन में तो याद हो जाता तुम्हें। तुमने ऐसे चेप दिया होगा जैसे मैंने किए। मैंने ये बोला था सभी को फॉर्मूले लिखने, आप पूछ रहा हो तो बताया नहीं यार आपसे, क्योंकि सुना ही नहीं, मानना ही नहीं कहना। सही से बैठो। क्या फॉर्मूला बताया बेटा अभी हमने? कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ। तो इससे एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। क्वेश्चन ने बोला है कि भैया आपको एक एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है, वो फॉर्मूला लगाएंगे। और कॉस्ट ऑफ एसेट्स गिवन है सर, कितना है इस बार, और कोई एक्सपेंस का जिक्र नहीं है तो नहीं ऐड हो रहा है। और लाइफ कितना है सर, और रिलायजेबल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू, तो क्या करेंगे इसे माइनस करेंगे। निकालिए ज़रा इसका एनुअल डेप्रिसिएशन। नहीं, फॉर्मेट क्या करेंगे अभी बना के बेटा, पहले यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर 2, पहले इतना सॉल्व तो करें। क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट नहीं लिखना है, ध्यान रखना है आपने। एनुअल डेप्रिसिएशन
आपने कोशिश करना है कि फॉर्मूला ज़रूर लिखा करें। कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ या एस्टिमेटेड लाइफ। तो कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो आपके पास 21,000 है और स्क्रैप वैल्यू हमारे पास है 1000 और लाइफ क्वेश्चन में बेटा 10 ईयर्स। तो इससे हमारी वैल्यू आ रही है 2000 का एनुअल डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बोला नहीं है तो निकालना भी नहीं, कोई ज़रूरत भी नहीं है उसकी। ठीक है जी। अब क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपने मशीन का अकाउंट बना के दिखाना है कितने साल का सर? 3 सालों का। तो इसका फॉर्मेट देखते हैं पहले तो कि डेप्रिसिएशन बनाते हैं अकाउंट जो है उसका फॉर्मेट होता है क्या। तो लेजर का जो फॉर्मेट हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था वैसे ही फॉर्मेट है, ध्यान दीजिएगा इधर। डेट और उसके बाद आपका पर्टिकुलर अमाउंट, डेट। बेटा बस वो जेएफ का फॉर्मेट इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। यहाँ पे आप लिखेंगे ये डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है और बच्चे यहाँ पे आप लिखेंगे ये मशीनरी अकाउंट है आपका। इसमें आप डेट लिख देंगे, ये आपका पर्टिकुलर आया बेटा, ये यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया, वापस से डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट आएगा जी। ये मशीनरी अकाउंट हम बना रहे हैं। मशीनरी अकाउंट हमारे लिए एसेट्स होता है बेटा। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं जब भी इंक्रीज होती है, और जब डिक्रीज होगी तो एसेट्स की वैल्यू क्रेडिट साइड आएगा। इंक्रीज होगा एसेट्स तो आपका डेबिट साइड आता है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड होता है। और एसेट्स इंक्रीज होने की वजह होती है उसे परचेज करना। भाई कोई भी एसेट्स आपके पास बढ़ रहा है तो आपने परचेज किया होगा। डिक्रीज होने के 2 रीज़न है। पहला, या तो डेप्रिसिएशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम हो रही होगी, और दूसरा उसे आप सेल कर रहे हैं। तो हम इस चैप्टर में यही 2 रीज़न पढ़ेंगे। बढ़ने की वजह है परचेज और कम होने की वजह क्या है? सेल या फिर कौन नहीं तो बढ़ने की वजह है परचेजेस और घटने की वजह सेल या फिर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझे तो क्वेश्चन ने आपको डेट दिया और बताया कि 1 अप्रैल 2019 में मैंने एक एसेट्स खरीदा है 21,000 रुपये का। ध्यान से समझना, भी नोट करने के पीछे मत लग जाना आप। तो भाई यहाँ पे लिखा हमने 2019, ईयर पहले लिखा, डेट डाला बेटा अप्रैल। यहाँ पे डेबिट साइड में जो भी लिखते हैं हम 2 करके लिखते हैं। और आपने एसेट्स खरीदा है तो आप यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट। एसेट्स खरीदा है तो क्या लिखेंगे? और बैंक अकाउंट में जो एसेट्स आपने खरीदते वक्त पेमेंट करा होगा वो कितना रहा होगा? 21,000। ध्यान से समझना। इतनी बात समझ में आ गई? सर कैश अकाउंट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन बेहतर होता है एसेट्स खरीदने के टाइम पे क्या लिखा जाए? बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट लिख दिया और अमाउंट कितने हो गया बेटा आपका? 21,000 रुपये का अमाउंट हो गया। ये आपने एसेट्स खरीद लिया। अब क्वेश्चन में और कुछ बोला नहीं, बस बताया उन्होंने एसेट्स खरीदा है और डेप्रिसिएशन जो है वो डेप्रिसिएशन 2000 है, क्योंकि हमने निकाला है डेप्रिसिएशन वो कितना है बेटा? डेप्रिसिएशन ईयर के एंड में कैलकुलेट होता है कि भाई पूरे साल मैंने एसेट्स इस्तेमाल करा तो ईयर के एंड में कितनी वैल्यू कम हो गई इसकी। तो 21,000 का एसेट्स लेकर आए थे, आपने इस्तेमाल करा, जब साल का आखिर डेट आया तो आपने चेक किया कि इसकी कितनी वैल्यू कम हुई। तो कितनी वैल्यू कम हुई है? तो 2000 से साल के एंड में इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब सवाल यह है कि सर साल का एंड होगा कब?
ईयर तो स्टार्ट अप्रैल में हुआ है, तो बेटा ये ईयर कब एंड होगा ये क्वेश्चन आपको बताएगा, आपने नहीं सोचना है, क्वेश्चन में गिवन होता है। जैसे आप अगर मैं कैलेंडर की बात करूं, जो आपके घर में कैलेंडर होता है उसका ईयर स्टार्ट होता है जनवरी से और उसका एंड होता है 31 दिसंबर में, तो आम तौर पे तो यही चलता है कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन आप अगर स्कूल का फाइनेंशियल ईयर देखोगे, स्कूल में आपका सेशन स्टार्ट होता है अप्रैल में और एंड होता है कब जाके, मार्च में। तो स्कूल के रिजल्ट के ऊपर कई बार आपने देखा होगा वहां लिखा रहता है 2011 और 12, उन्होंने दोनों कवर किया इसलिए 11-12 लिख दिया। तो जनरली कंपनी भी फाइनेंशियल ईयर को ही फॉलो करती है जिसमें अप्रैल में स्टार्ट होता है और मार्च में ख़त्म होता है। लेकिन क्वेश्चन आपको फिर भी बताएगा, आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी हिसाब किताब का जो अकाउंट, जो हिसाब किताब आप बना रहे हैं, क्लोज होता है वो कब, 31 मार्च में हर साल। यानी अप्रैल में स्टार्ट हुआ तो ईयर एंड कब होगा बेटा, 31 मार्च में। तो बेटा ईयर के एंड में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी या घट जाएगी, कम हो जानी है। तो बेटा कम जब होगी तो 2019 अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, 31 मार्च कब आएगा, एक दिन पहले, एक साल के बाद की बात हो रही है बेटा, ये आएगा 2020 में, यहाँ लिखेंगे सर 2020 में, डेट होगा सर 31 मार्च। और यहाँ पे इसकी वैल्यू कम होने का एक ही रीज़न है, वो रीज़न क्या है सर, डेप्रिसिएशन है। और वो डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो वैल्यू है वो हमने पहले ही कैलकुलेट करा था, वो वैल्यू कितने की है बेटा, 2000 की वैल्यू है। इतनी बात समझ में आ रही है, इधर ध्यान दो। डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमने 2000 लिखी, ये एक साल का हमारा अकाउंट बन रहा है। तो बेटा आपका 21,000 की चीज़ थी, 2000 की वैल्यू चलेगी। तो अब आपसे पूछा जाए कि कितना का बच गया, जो बच जाता है उसे हम लोग कहते हैं बैलेंस सीडी। क्या कहते हैं, तो 21,000 में से 2000 को अगर माइनस करके आप बताएंगे तो क्या आएगा बोलिए। तो 21,000 का एसेट्स था, 2000 की वैल्यू कम हो गई तो कितना बचा बेटा, 19,000। अब ये ईयर जो है आपका कंप्लीट क्लोज हो गया, यहाँ पे आप क्लोज कर देंगे सर इसे, ये क्लोज हो गया। दोनों साइड का टोटल अगर मैं करूँ तो ये 21,000 है, यहाँ पे भी कितना आएगा सर, ये 21,000, और ये डेट भी सेम रहेगी। एक साल हमने ये कंप्लीट करा, ये बात समझ में आ गई आपको। चलो पहले इतना नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट ईयर करूँ। जी सर, क्या लिखा है मैंने, तीसरे बेटा अप्रैल में जब स्टार्ट हो रहा है तो एंड तो अगले साल 31 मार्च में तो होगा, तीसरे महीने में। जब 3 साल का अकाउंट बनेगा तो अलग अलग अकाउंट नहीं बनाएंगे, इसी को आगे लेके चलेंगे बस। तो ये फर्स्ट ईयर का अकाउंट है, पहले इतना नोट करने दीजिए सभी को, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए जी, फर्स्ट ईयर अगर हमारा कंप्लीट हो जाए तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में ये जो बैलेंस बीडी है ना बेटा, ये वैल्यू ना नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में आएगा। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सीडी जो है नेक्स्ट ईयर में क्या कहलाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। 19,000 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और 31 मार्च का नेक्स्ट डे कहलाएगा। भाई नेक्स्ट ईयर जो स्टार्ट होगा तो यहाँ आएगा 1 अप्रैल और ईयर होगा बेटा 2020। भाई मार्च के बाद नेक्स्ट मंथ जो है वो अप्रैल का आएगा और ईयर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। भाई आपका अभी 11 चल रहा है, 10th भी तो अभी इसी साल ख़त्म हुआ था मार्च में, और अप्रैल से आपका 11th स्टार्ट हुआ। तो आपका अगर देखा जाए एकेडमिक सेशन चेंज हुआ है, कैलेंडर का ईयर तो वही रहेगा ना। बैलेंस बीडी 19,000। अब 2020 में अगर क्वेश्चन कहता है कि मशीन खरीदी है तो मैं यहाँ पे लिख देता टू बैंक करके, फिर से एक मशीन की वैल्यू लिखता। लेकिन इस क्वेश्चन ने ऐसा नहीं बोला है। हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें हम 3-3 मशीनें खरीद रहे होंगे, 2 मशीनें बेच रहे होंगे, फिर एक और खरीद रहे होंगे, यही कैलकुलेशन है इस चैप्टर में। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बोला, बस एक ही मशीन खरीदी गई थी इस डेट पे, उसके बाद बोला ये 3 साल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका आप अकाउंट बनाइए। आप तो हम 3 साल का अकाउंट बना रहे हैं, तो इस साल के एंड में हम दोबारा से क्या निकालेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन। इस साल का एंड कब होगा, 2020 अप्रैल में जो स्टार्ट होता है उसका एंड कब होगा,
वेरी गुड। तो यहाँ आएगा 2021 31 मार्च बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये डेप्रिसिएशन कितना है बेटा आपका, वापस से आप क्या निकालेंगे, बैलेंस सीडी खुद से निकालिए बेटा। अब इसका बैलेंस कितना आया सर, ये आया आपका 17,000। 17,000 के बाद बच्चे इसका भी आप टोटल कर देंगे, और ये टोटल आपका आ गया 19,000। फिर तुमने मोबाइल निकाल लिया, बीमारी जाएगी नहीं तुम्हारी, मैं रख लूँगा फिर। मजाक समझ में आ रहा है, मैं 2 दिन के लिए सच में रख लूँगा। बस मैं बता इसलिए रहा हूँ, 2-4 बार टोक इसलिए रहा हूँ कि रखने में फिर मेरे को ये भी तो रहे कि हाँ मैंने कई बार टोका था। कोई बात नहीं, 1-2 बार और निकाल लेंगे, बस एक आध बार। हाँ, ये लीजिए जी, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन की डेट क्या आएगी, 1 अप्रैल, ईयर होगा बेटा 2021। अमाउंट बच्चे 17,000। और हम आ जाएंगे फिर से 2022 में, हम निकालेंगे 31 मार्च को डेप्रिसिएशन। ये लीजिए जी, इस बार भी डेप्रिसिएशन कितना है सर, 2,000। स्ट्रेट लाइन मेथड की यही खासियत है कि अगर एक एक साल एसेट्स यूज किया जाएगा तो हर साल डेप्रिसिएशन सेम आएगा। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में कभी भी डेप्रिसिएशन सेम नहीं आता है। आइए जी, अब इसके बाद हम फिर से इसका क्या निकालेंगे सर, बैलेंस निकाल देंगे, बैलेंस कैरीड डाउन। और इस बार बैलेंस कितना आएगा सर, 15,000। इसे आप टोटल कर लेंगे, ये वैल्यू हो गई जी आपकी 17,000। यहाँ पे भी आप लिखेंगे 70,000। और ये 3 साल का अकाउंट बनाना था जो हमने कंप्लीट कर लिया जी, 3 साल हो गए। यहाँ देखिए, पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 साल तक का हमने अकाउंट बनाया। क्वेश्चन ने हमें 3 साल के लिए बोला था, 3 साल हमने तैयार कर लिए जी, 3 years। समझ में आ गई बात, सब लोगों ने कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। देखिए यहाँ पे बोला अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आपको इसके फॉर्मूले तो पता ही हैं। ये कह रहे हैं परचेज सेकंड हैंड मशीन, सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी है 96,000 की, और खर्च किया हमने कितना, 24,000 ऑन एड्स कार्टेज। यानी उसे लाने में ना 24,000 रुपये लग गए, उससे रिपेयर भी करवाया, उसे मशीन को लगवाया, इतने खर्च हो गए 24,000, और 96 का तो हमने ख़रीदा था। तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी बेटा, ये प्लस होगा या नहीं होगा, नहीं होगा बेटा। यूज़ करने से पहले के खर्चे हैं, हमने क्या करा, इंस्टॉल करवाया, रिपेयर करवाया, और उसे लाने के खर्चे। तो यूज़ करने से पहले के जितने भी खर्चे हैं वो उसमें ऐड होंगे ये। तो आप ध्यान से समझना, यहाँ पे ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे ना नाम क्या लिया है उन्होंने, 3 एक्सपेंसेस को ऐड करके लिखा, कार्टेज। तो किसी क्वेश्चन में सिर्फ कार्टेज रहे तो आप ऐड कर सकते हो, रिपेयर रहे, खरीदते वक्त अगर कोई रिपेयर करवाया गया तो वो ऐड हो जाएगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस है, मशीन को लगवाने के खर्चे हैं, तो वो भी इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा। तो ये कॉस्ट ऑफ एसेट्स है। स्क्रैप वैल्यू इसमें गिवन है, रेसिडुअल वैल्यू है 72,000 का, और लाइफ ऑफ एसेट्स कितना है बेटा, 4 साल। तो एनुअल डेप्रिसिएशन और स्ट्रेट लाइन मेथड से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मालूम करिए फटाफट आप लोग। फॉर्मूला लिख के कर लेना आप लोग, एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर्मूला लिख लीजिएगा। फॉर्मूला लिख लेना बेटा।
एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए 96 प्लस 24 प्लस 24 माइनस 72,000, लाइफ ऑफ एसेट से बेटा आपका 4 ईयर। तो जी 96 और 24 को ऐड करा तो ये 1,20,000 आ रहा है, और इसमें से हम 72,000 को माइनस कर देंगे। बताइए कितना है 72 माइनस करके? 48 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया जी 12,000 एनुअल डेप्रिसिएशन। अब हमें क्या निकालना है सर? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये सर 12,000, कॉस्ट है आपका 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ रहा है जी 10% पर एनम। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया जी मैंने। कर लिया आपने? आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देना। सब लोग कर चुके लास्ट क्वेश्चन? इब्राहिम, ऑन 1st April 2019, X Limited purchased a machine costing rupees 4 lakh, spent 50,000 on its installation. Estimated life of the machine is 10 years, after which it is residual value will be 50,000 only. कह रहे जी एक मशीन इन्होंने ख़रीदी है, वो 4 लाख की है, 50,000 रुपये इसके इंस्टॉलेशन के चार्जेस हैं, तो यानी 450 का पड़ रहा है वो, और 50,000 रुपये इसका स्क्रैप वैल्यू है। आप उसे माइनस करेंगे तो वापस से 4 लाख आ जाता है। लाइफ को डिवाइड करेंगे 10 से, तो आपका ही 40,000 का डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपको एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है और मशीनरी का अकाउंट भी बना के दिखाना है। कितने साल तक का? 3 साल। ये काम आपका है, फटाफट करके दिखाओ। पहले एनुअल डेप्रिसिएशन, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। करिए जी। रेट नहीं निकालना है सर इसमें, फटाफट करो क्वेश्चन नंबर 4 को। मैं चेक करूंगा, करो फटाफट। करो बेटा, करो फटाफट। आओ जी, मैं तो इसी को इतना कॉपी करके इसी में कर लूँगा। फटाफट करो, आप लोग करो। मैं हाँ जी, ये एसेट्स खरीदे 1 अप्रैल 2019 में ना? सही है डेट तो। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर है ये 4। कॉस्ट ऑफ एसेट्स के लिए 4 लाख प्लस 50,000, 4 लाख 50,000 माइनस का 50,000 डिवाइड बाई 10,
ये आ गया जी 40,000। तो मशीन तो हमारी है बेटा 4,50,000 रुपये की। मशीन में जो बैंक में आप लिखेंगे 450 लिखेंगे। डेप्रिसिएशन है आपका 40,000। माइनस करने के बाद ये आएगा 4,10,000। यहाँ पे ये आ गया जी आपका 4,50,000। उसके बाद ये आया जी 4,10,000। यहाँ पे भी लिखा जी हमने 40,000। 3,70,000। 370। 40,000 माइनस करेंगे अगर, तो ये आ गया जी 3,30,000। यहाँ पे हमने लिखा जी 3,70,000। ये भी आ गया आपका 3,70,000। ठीक है, जिन्होंने कर लिया प्लीज़ मैच कर लें अपना। क्वेश्चन 4। आइए जी क्वेश्चन नंबर 5 पे फटाफट, 5 मिनट का क्वेश्चन है। नहीं सर, 5 तो करना है सर। बिल्कुल सर, आपने जैसे ख्वाहिश रखी है वैसे करूँगा, मैं बेफिक्र रहूँ। चलो देखते हैं, मेरे लिए सब बराबर है। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी। ऑन 1 April 2018 फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 55,000। On 1 April 2018, furniture costing rupees 55,000 was purchased. It is estimated life of 10 years, at the end of which it will be sold 5,000 and additions are made on 1 April 2019। यहाँ पे देखिए कहानी में थोड़ा सा चेंज कि जी ये कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2018 में एक मशीन खरीदी 55,000 की। फिर हमने अप्रैल 2019 में यानी नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में एक और मशीन खरीदी। फिर उसके बाद हमने अक्टूबर 2021 में एक और मशीन हमने खरीदी। तो 3 मशीनें इन्होंने खरीदी, जिसमें से एक मशीन जिसकी वैल्यू है 55,000, दूसरी मशीन की वैल्यू है 9,500, तीसरी मशीन की वैल्यू है 8,400। पहले मशीनरी फर्नीचर सॉरी पहले फर्नीचर जो है उसकी वैल्यू है 55, जिसका स्क्रैप वैल्यू है बेटा, क्योंकि वो बेच सकते हैं 5,000 में, तो ये स्क्रैप वैल्यू है इसकी। सेकंड मशीन जो है फर्नीचर जो है वो 9,500 का है, उससे हम उस पे हमारा स्क्रैप वैल्यू कितना है 500। और थर्ड जो फर्नीचर है उस पे स्क्रैप वैल्यू कितना है 400। तो हमें पहले तो तीनों का एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। सर ये एनुअल डेप्रिसिएशन कब निकालना होता है, क्वेश्चन कहता है या नहीं कहता? जैसे इस क्वेश्चन में तो कहीं मेंशन नहीं है, सिर्फ उन्होंने बोला फर्नीचर अकाउंट बनाई, तो बेटा फर्नीचर अकाउंट में डेप्रिसिएशन चाहिए होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पहले से ही गिवन है, तब तो आपको ना एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना ना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज से निकलेगा। लेकिन जिस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है उसमें एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा आपको। जिसमें क्या मेंशन नहीं है सर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपके क्वेश्चन में नहीं है, तब आपको एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो इस तीनों क्वेश्चन में 3 एसेट्स है, तीनों के पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकलेंगे, उसके बाद एसेट्स का अकाउंट बनाया जाएगा। फटाफट पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकाला जाए। क्वेश्चन नंबर 5। तो 2 और फर्नीचर है, उसका क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम एस्टिमेटेड लाइफ उसका भी 10 ईयर ही लेंगे। ठीक है, आइए जी क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन की बात करें। एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। भाई फर्नीचर नंबर 1 बताइए सर, उसका कॉस्ट कितना था? बोलिए।
55,000 स्क्रैप वैल्यू क्या है, और लाइफ, तो डेप्रिसिएशन कितना आया सर, 5,000 आपका एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया सर। उसके बाद हमने एक और फर्नीचर परचेज करा सेकंड, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 9,500 की। निकालिए ज़रा F2 का। वेरी गुड। 9,500, स्क्रैप वैल्यू है बेटा आपका 500, लाइफ है 10, तो ये आ जाता है आपका 900 का। आ जाइए जी F3। F3 की वैल्यू है आपकी 8,400 माइनस का 400 अपॉन का 10। तो ये F3 का डेप्रिसिएशन 800 होगा। ध्यान रखना ये एनुअल डेप्रिसिएशन है, पूरे एक साल एसेट्स इस्तेमाल होंगे तब ये डेप्रिसिएशन वहाँ पे होगा। अब हमें बोला गया फर्नीचर का अकाउंट बनाइए। बना लीजिए सर, फॉर्मेट बनाइए फटाफट। इस क्वेश्चन को आपको पहले देखना पड़ेगा, अभी तक आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जिसमें 3-3 मशीनें खरीदी गई, तो इसका ख्याल रखना है आपको कैसे करेंगे। सबसे पहले अरे यार वही फर्नीचर मशीनरी इक्विवेलेंट ऐसा समझ के चलो, बस बार बार वो निकल जा रहा है मेरे से, फर्नीचर की जगह मशीनरी, कोई बात नहीं। इधर देखो बेटा, यहाँ पे फर्नीचर जो हमने परचेज किया उसकी डेट है बेटा 1 अप्रैल 2018, और ईयर क्लोजिंग का भी उन्होंने बताया होगा, नहीं बताया जी, नहीं बताया, तो आपको ये फाइनेंशियल ईयर ही लेना है। तो 1 अप्रैल 2018 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 2018 लिखूंगा और यहाँ लिख लूँगा जी 1 अप्रैल। बेटा डेबिट में मैं लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट के आगे ना, क्योंकि ये एसेट्स जो है कई सारे हैं, तो इसमें F1 लगा दूंगा। एक से ज़्यादा एसेट्स हो ना तो आपको आइडेंटिफाई करना है, वहाँ पे 1 F1 F2 ऐसे करके, मशीन है तो M1, ठीक है जी, कार है तो C1 ऐसे करके लिख दीजिए। तो बैंक अकाउंट है आपका, और बैंक अकाउंट में जो आपका एसेट्स की वैल्यू है वो है 55,000 की। बच्चे इधर ध्यान दो, कोई बात नहीं, इधर देख लो। अब 55,000 का 2018 में एक एसेट्स खरीदा। अब क्वेश्चन अगर मैं पढ़ के देखूं तो इन्होंने बताया, बेटा इधर ध्यान दो, इन्होंने बोला एक नया जो मशीन आपने खरीदा 2019 में खरीदा है अप्रैल में, इसका मतलब है क्या वो अप्रैल 2019 इसी कैलेंडर ईयर इसी फाइनेंशियल ईयर में आता है क्या? क्या 2018 के अंदर एक अप्रैल 2019 आएगा? नहीं। ये वाला ईयर कब क्लोज होता है बता सकते हैं आप? बेटा ये 2018 जाएगा 2019 तक, लेकिन ये क्लोज हो जाएगा कब? 31 मार्च में ही ये क्लोज हो जाएगा। कब क्लोज होगा? तो नालायक, इधर इधर तुम उसका देख देख के नोट कर रहे हो, मैं समझाए जा रहा हूं यहाँ पे, कुछ और क्या है वहां पे बता। बेवकूफ, मैं जब समझा रहा हूं एक एक चीज समझा रहा हूं, यहां ध्यान दो। सिर्फ ऐसे ही उतारना, मेरे पे सॉल्यूशन है मैं दे देता हूं, ले ऐसे नोट कर लेना, ये लो। फिर क्या कर रहा था नालायक, स्पीड बना रखी है, फटाफट फटाफट, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं हम। समझा रहा हूँ एक एक चीज, यहाँ पे ध्यान दो। मैंने तो मना किया कि इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। कंट्रोल जी। तो 2019 31 मार्च में बेटा ये ईयर क्लोज हो जाएगा जो 18 में स्टार्ट हुआ था। और हम यहाँ पे क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, कौन सी डेट की बात कर रहे हैं सर? हम लोग बात कर रहे हैं ये नेक्स्ट एडिशन जो हुआ है, यानी दोबारा जो मशीन फर्नीचर खरीदा गया है वो अप्रैल 2019 है।
तो ध्यान रखेंगे जब आप उस डेट की बात करेंगे, सेम ईयर की बात है तो आप उसको कंसीडर करें, नहीं है तो पहले ईयर क्लोज करें तब वहां तक पहुंचेंगे आप। तो हमें आगे नहीं कुछ समझना है क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर की बात है, तो पहले इस वाले ईयर को 2018 से 2019 31 मार्च वाले ईयर को पहले क्लोज करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप यहीं पे डेट डाल दीजिए 1 अप्रैल में एक और खरीदी है तो सर वो बढ़ गया होगा एसेट्स तो मैं यहीं लिख देता हूँ, ऐसा नहीं कर सकते आप। वो ईयर अलग है बेटा, सेम ईयर की बात नहीं हो रही है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, अब ईयर को क्लोज करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो डेप्रिसिएशन और एक बैलेंस शीट। डेप्रिसिएशन ईयर के एंड में निकाला जाएगा, ईयर के एंड में जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो स्ट्रेट लाइन मेथड से निकलेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए हमें कोई रेट तो गिवन नहीं है, अगर रेट गिवन होता कितना परसेंट तो 55 पे निकाल देते। तो हमने इसीलिए एनुअल डेप्रिसिएशन निकाला था यहाँ पे, एक साल के यूज़ के लिए कितने का डेप्रिसिएशन है, 5,000। सर ये कैसे मालूम चलेगा एसेट्स एक साल यूज़ हुआ? बेटा यहाँ अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 2019 तक काउंट करो कितने मंथ हो गए, ये पूरे 12 महीने हो रहे हैं, इसका मतलब एक साल इस्तेमाल हुआ है। अगर एक साल इस्तेमाल कर लिया आपने किसी फर्नीचर को तो अब आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखेंगे और यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डेप्रिसिएशन कौन से एसेट्स पे निकल रहा है। बेटा ये है आपका F1 और उसकी वैल्यू कितनी है, 5,000, तो ये पहले लिखा। उसके बाद हम आगे सर बैलेंस लिखेंगे। अब बैलेंस निकालने का तरीका क्या था बेटा, जो F1 का कॉस्ट है उसमें से ये 5,000 का डेप्रिसिएशन हमने माइनस करा। इधर ध्यान दीजिए, 55 में से ये 5,000 हमने माइनस किया। ऐसा माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 50,000 आ गई। अब इसका बैलेंस कर देंगे, यानी हम इसको अब टोटल करके इसे क्लोज कर देंगे। इस ईयर को हमने क्लोज करना है, नोट कीजिए इसको। 55,000 ये भी हो गया जी 55,000, ये ईयर हमने क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर फिर से स्टार्ट करेंगे। जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे तो ये 31 मार्च का जो है वो अब नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो 31 मार्च 2019 का ईयर स्टार्ट होगा नेक्स्ट मार्च के अगले दिन। तो मार्च के अगले दिन क्या होता है सर, अप्रैल। तो यहाँ पे लिखेंगे 2019 1 अप्रैल। पहले से फर्नीचर हमारे पास है उसे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे और इस बैलेंस ब्रॉट डाउन में जो वैल्यू आएगी वो F1 की वैल्यू आएगी और वो वैल्यू है सर 50,000। हमने ये लिख दिया जी, नोट कीजिए यहाँ तक हो गया जी। अब 2019 के बारे में है तो हम 2019 वाले सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद के आगे नहीं जाएंगे। 19 की बात हो रही है तो 19 के उसमें देखें क्या क्या बोला जा रहा है। बेटा आपको 19 बोले तो आप समझो कि हम 19 की ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हो, उस वक्त हमें 20, 21, 22 के बारे में नहीं सोचना है, बस 19 के बारे में सोचना, ना ही 18 के बारे में। पीछे भी नहीं जाना, आगे भी नहीं जाना है, जिस ईयर में है उस ईयर की बात करेंगे आप। तो 2019 में हमने एक अप्रैल में ख़रीदा जिसकी वैल्यू है 9,500 और आगे कहते हैं 2021। क्या ये 21 ये इसी ईयर की बात हो रही है? नहीं हो रही, तो इसके बारे में हमें ध्यान नहीं देना। पहले किसके बारे में ध्यान देना है, 19। तो 19 का ईयर क्लोज होगा तब 20 आएगा, फिर 20 का क्लोज होगा तब जाके 21 आएगा, तब उसको हम देखेंगे कि उसमें क्या लिखा गया था। तो अभी 19 की अगर बात कर रहे हैं तो 19 में हमारे पास 1 अप्रैल को एसेट्स हमारे पास आ रहा है यानी बढ़ रहा है। तो बेटा हम डेबिट साइड जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, क्योंकि ये भी फर्नीचर है तो आप यहाँ पे F2 कर दीजिए और डेट इसका गिवन है बेटा, ये डेट है 1 अप्रैल, तो हमने यहाँ लिखा। अब 19 के ईयर में कोई और कहानी नहीं है, अभी मत लिखो, मैं समझाऊंगा और जब मैं बोलूँ लिखने तभी लिखना। अब 19 में कुछ और कहानी नहीं है, 19 के बाद सीधा उन्होंने 21 की बात स्टार्ट कर दी। इसका मतलब 19 में कोई एसेट्स नहीं खरीदा, कोई एसेट्स बेचा नहीं है, तो साल के एंड में क्या निकाला जाएगा, डेप्रिसिएशन। पहले 19 को क्लोज करेंगे, फिर 20 क्लोज होगा, फिर 21 तक पहुंचेंगे ना। तो 19 क्लोज कैसे होगा सर, इसका लास्ट डेट कौन सा है इस ईयर का, 2019 अप्रैल का ईयर का एंड कब होगा, वेरी गुड, 2020 डेट बोलिए 31 मार्च और यहां लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन।
अब डेप्रिसिएशन यहाँ पे एक तो है नहीं, दो दो है, तो F1 और F2, ये ध्यान देना है। ध्यान से देखो इधर, पहले अभी नोट मत करो, अभी दो एसेट्स हुआ है, फिर दो एसेट्स बेचने के भी क्वेश्चंस आने लगेंगे, धीरे धीरे इसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगी। तो F1 F2 का, F1 का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि हर बार डेप्रिसिएशन सेम रहेगा अगर एक साल इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पिछली बार हमारे पास जो एसेट्स इस्तेमाल किया गया उस पर डेप्रिसिएशन कितना था, 5000। तो यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन कितना आएगा सर, यहाँ पे ये आएगा सर, इसका आएगा यहाँ पे 5000। और F2 का भी कितना आएगा सर, हमने यहाँ पे निकाल रखा है ऑलरेडी 900 रुपये। F2 कितना निकाला है हमने, देखो पूरे साल इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, ये भी चेक करूं, हुआ है सर, तो पूरा 900 लगेगा। कम हुआ होता है तो उसके हिसाब से चल रहे होते हैं हम लोग। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू हम लगाएंगे 900 की। आइए जी, ये आया आपका 5000 और ये आया आपका 900। ये हो गया जी डेप्रिसिएशन, सिंपल। सर क्या इस डेप्रिसिएशन को हम यहाँ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, टोटल करके 5900 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तो एक स्टेप बढ़ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करता इसको, हमें टाइम बचाना है तो यहाँ नहीं, यहाँ लिख रहे हैं। अब आइए जी नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन निकालने के बाद हमें क्या निकालना होता है, बैलेंस कैरी डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए बेटा, F1 और F2 दोनों के बैलेंस निकालने। भाई F1 का स्टार्टिंग में वैल्यू था कितना, बोलिए। अब 50,000 का एसेट था, उसमें से कितने का डेप्रिसिएशन लग गया? तो बच्चे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, वैल्यू 50,000 में से गया 5,000, तो कितना बच गया? तो आपने यहाँ पे लिखा है जी 45,000। समझ में आई बात? अच्छा F2 कितने का था सर, मैंने लिखना भूल गया, यहाँ पे बताना 9,000। ठीक है जी, तो यहाँ पे 9,500 में से डेप्रिसिएशन इसका कितना लगा है बेटा, 900। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे F2 की वैल्यू है, ये F2 का डेप्रिसिएशन है, माइनस करके बैलेंस शीट ही लिख रहे हैं हम लोग। तो 9,500 में से 900 गया, कितना आया बोलिए? 8,600, 400। ठीक है जी, अब ये साइड हमारा डेप्रिसिएशन निकाल दिया हमने, बैलेंस कर देना है सर, इसको टोटल कर देंगे हम, दोनों साइड का टोटल करेंगे। इधर डेबिट का टोटल करते हैं अगर, तो ये आता है 59,500। इधर भी आप लिख देंगे 59,500। ये हमने बेटा 2 साल कंप्लीट कर लिया अपने, 2020 तक आ गए। अब 2020 के बाद हमें क्या करना है, इसी वैल्यू को कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर। नोट करिए यहाँ तक पहले आप। नेक्स्ट ईयर हमारा स्टार्ट होगा 2021 से, 2020 से सॉरी, और डेट होगा ये 1 अप्रैल। इस्तेमाल तो किया ना हमने, अगर कोई खरीदा नहीं है, इस्तेमाल किया होगा तो डेप्रिसिएशन लगेगा। नहीं नहीं, एसेट्स तो नहीं लिखोगे यहाँ पे। यहाँ पे ये वैल्यू जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर में, तो बेटा यहाँ पे आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। और इस बार बैलेंस ब्रॉट डाउन में दो वैल्यू होगी, एक F1 की होगी और एक F2 की होगी। F1 का बैलेंस BD कितना है सर, 45,000। और F2 का बैलेंस कितना है सर, 8,600 है सर। ये 2020 आ गया जी हमारा। हो गया जी, बताइए 2020 में, यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2020 का एंड कब होगा, उसकी कोई डेट आप बता सकते हैं? एंड की डेट 2020 का एंड का डेट बता दीजिए बस। अप्रैल 2020 में ईयर स्टार्ट हुआ, तो एक साल कंप्लीट कब होगा? 31 मार्च 2021। बेटा ध्यान देना है, इधर मैं लिख रहा हूँ, पहले इधर देखो, यहाँ पे मैंने लिखा 2021 और डेट हो गया 31 मार्च, ये ईयर का एंड की डेट है।
ये ईयर स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे जाके ईयर एंड हो जाएगा। अप्रैल 2020 में स्टार्ट हुआ था, मार्च 2021 में हमारा जाके क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा ईयर। अब इस दौरान अगर कुछ खरीदा बेचा है तो देखेंगे हम, तो हम पढ़ के देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अक्टूबर 2021, बेटा ये अक्टूबर 2021 है, क्या इसके बीच में आता है? बोलो, अक्टूबर 2021 क्या इस ईयर का पार्ट है? नहीं है सर। इसका मतलब इस ईयर में कोई एसेट्स खरीदा नहीं गया, लेकिन एसेट्स इस्तेमाल तो हुआ होगा। एसेट्स इस्तेमाल हुआ है तो वैल्यू कम हुई होगी, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा सर? हम डेप्रिसिएशन जरूर निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये डेप्रिसिएशन अकाउंट आएगा F1 का और F2 का। तो डेप्रिसिएशन F1 और F2 का आपको पता है कितना है, तो ये वैल्यू है बेटा आपका F1 का है 5000, F1 की डेप्रिसिएशन है आपके 5000, F2 का डेप्रिसिएशन है बेटा आपका 900, और उसके बाद आ जाइए सर बाई बैलेंस। बाई बैलेंस कैरी डाउन, बाई बैलेंस कैरी डाउन, बाई बैलेंस कैरी डाउन में भी F1 और F2 होगा, तो फटाफट बैलेंस निकाल। चलिए जी इधर ध्यान दीजिए। तो बैलेंस सीडी की बात करें बेटा, 50,000 में से हमने करते हुए बैलेंस तक आ गए। तो यहाँ पे F1 की बात करूँ तो F1 की वैल्यू कितनी है सर? 45,000। 45 में से F1 का आपका डेप्रिसिएशन कितना आया? 5,000। तो मैं आपसे पूछूं बचा कितने का बेटा? मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा रहा हूँ आपको कि 45,000 की वैल्यू थी, उसमें से आपका 5,000 का वैल्यू कम हो गया, डेप्रिशिएट हो गया, तो ये आपका बच रहा है बेटा कितना? 40,000। और F2 की अगर मैं बात करूं तो F2 में जो वैल्यू है वो 8600, उसमें से हमने कितना माइनस किया बेटा? 900, तो कितना आ रहा है बताओ? 7700 थाउजेंड। बावली हो गई लड़की में। यस सर कह रही है, और बता। मैं कह रहा हूँ बावली हो गई तो कह रही यस सर। जी बताइए टोटल कितना हो गया सर? ये 45 और 8, 53,600, 53,600। और ये भी डेप्रिसिएशन की और बैलेंस की डेट सेम। अब आएंगे सर इसका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे डेट हम लिखेंगे बेटा 2021 के बाद की जो डेट है, यहाँ पे 2021 आएगा, लेकिन ईयर जो है वो 1 अप्रैल का। तो ईयर 1 अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है 2021। जी सर। बेटा स्टार्ट तो कर ले पहले साल, तभी तो खरीदेंगे। पहले अप्रैल में है, अभी अप्रैल ही जी ले। जी 1 अप्रैल। बेटा यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और यहाँ पे आएगा बेटा आपका F1 और F2। F1 की वैल्यू इस बार है आपके 40,000, F2 की वैल्यू है सर 7700, और 21 में आ गए। तो अब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे कि 21 के ईयर में कुछ ऐसा कह रहा है क्वेश्चन क्या। तो क्वेश्चन कहता है 21 में कि अक्टूबर 21 में हमने एक मशीन खरीदी है 8,000, फर्नीचर खरीदी है 8,400 की। बताइए जी कौन सी डेट पे आपने परचेज करी? तो अक्टूबर में परचेज करी, तो यहाँ पे आप डेट डालेंगे अक्टूबर की। आपने परचेज करा है तो बेटा कैसे लिखते हैं? टू बैंक अकाउंट, और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको? F3 लिख देते हैं। कितने का है बेटा? 8,400। अब इस ईयर को भी हमें क्लोज करना पड़ेगा, और इस ईयर को क्लोज करने के लिए फिर से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। इस बार डेप्रिसिएशन 3 एसेट्स पे निकलेगा। आइए सर डेप्रिसिएशन निकाला जाए। यहाँ पे डेट इसका ईयर जब क्लोज होगा, ईयर क्लोज कब होगा? 2022 में। 21 से स्टार्ट हुआ था, क्लोज कब होगा बेटा? ये 22 में। इसमें डेप्रिसिएशन आप निकालने वाले हैं, डेट है आपका 31 मार्च, और यहाँ पे लिख लीजिए डेप्रिसिएशन। उज़ैफा सही से बैठ जाओ।
डेप्रिसिएशन अकाउंट F1, F2 एंड F3। F1 का बैलेंस कैसे निकालेंगे बताओ ज़रा। 40,000 में से कितना माइनस कर दें सर? पहले तो डेप्रिसिएशन ही बता दो सर, बैलेंस बाद में। F1 का डेप्रिसिएशन है कितना लग रहा है हर बार? 5। F2 का डेप्रिसिएशन, F3 का, यहाँ पे ध्यान देना, F3 का डेप्रिसिएशन 800 था, एनुअल डेप्रिसिएशन था ये 800। क्या था ये? लेकिन क्या इस एसेट्स को इस्तेमाल करते हुए हमें 1 साल हुआ है? अक्टूबर से लेकर मार्च तक काउंट करो तो ज़रा, 6 महीने हुए। कितने महीने हुए सिर्फ? तो बेटा आपका एनुअल डेप्रिसिएशन कितने का था? एनुअल कितने का था? 800 का था। तो बेटा इसमें 6 महीने का निकालेंगे तो 6/12 कर देंगे, यानी हाफ आ जाएगा। 5 मंथ का निकालते तो इसे 5/12 करते। 3 मंथ्स का निकलता तो 3/12 आता। इसे सॉल्व कर लेंगे बेटा, ये वैल्यू आ गई आपकी 400 का। तो ये डेप्रिसिएशन हो गया। इसके बाद आप निकालेंगे बैलेंस। आइए जी बैलेंस निकालें। 31 मार्च में यहाँ लिखते हैं बाई बैलेंस कैरिड डाउन F1, F2 और F3। तो F1 की वैल्यू है सर 40,000, उसमें से हमने माइनस किया है 5,000, ये वैल्यू आ गई जी आपकी 35,000। F2 की वैल्यू है 7,700, माइनस किया है हमने 900, ये आया जी आपका 6,800। F3 की वैल्यू है आपके पास 8,400 के, माइनस का आपने किया 400, ये वैल्यू हो गई आपकी 8,000 की। अब आप इसे टोटल कर लेंगे सब, कितना आया टोटल? 56,100। हाँ जी 56,100 आ गया जी। बताइए जी, समझ में आ गई बात? नहीं नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अभी इसी में 2 सवाल पूछूंगा मैं, उसके बाद जाने दूंगा आपको। पहले नोट कर लिया, बता दो। एक तो इसे रिवाइज करना है अच्छे से। चलिए जी ध्यान से सुने। नबील, नबील एक बात बताओ बेटा, अगर कोई ईयर, जैसे जो क्वेश्चन अभी तक करे हमने, नबील इधर ध्यान दे, जो मैं पूछ रहा हूँ उस पर ध्यान देना। मैं कह रहा हूँ कि बेटा अगर कोई साल हमारा अप्रैल 2019 में स्टार्ट हुआ, अप्रैल 2019 में हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो बताओ एंड कब होगा इसका? बोलने दो उसको। 31 मार्च। ईयर बोलो, 20 या 19? यार बताओ, इसे खड़ा कर अपने दोस्त को। हाँ खड़ा होना बेटा, बताओ बताओ। हमने ईयर स्टार्ट कब किया? अप्रैल 2019 में। बताओ ईयर का एंड कब होगा? 31 मार्च में हो जाएगा? क्या बात कर रहा है यार, सही से सोच के बताओ। अप्रैल 2019 में स्टार्ट हुआ, क्लोज कब होगा? 1 साल कंप्लीट कब होंगे? चलो मैं लिख देता हूँ 31 मार्च। बेटा ईयर कौन सा होगा? 2019, 20, 21 तो नहीं? ठीक है जी, बैठे। हाँ जी बताइए, अगर एक मशीन हम खरीद रहे हैं 30, एक मशीन हमने खरीदी है 1 अक्टूबर में 2020 में, और ईयर क्लोज होता है मार्च में, कब होता है?
तो बताओ ईयर कब क्लोज होगा? हर साल मार्च में क्लोज हो जाता है। तो, तो बताओ ईयर कब क्लोज होगा? 31 मार्च। हाँ? हाँ? 20 या 21? 20 नहीं होगा? सही है, सही है, फिर तो सही है ना। अरे मैं जान लूं कि वाकई जो जिन क्वेश्चन में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है कि नहीं है। ठीक है। क्या नाम है उसका यार, अनवर। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बता बेटा फटाफट, बगैर देखे खड़ा हो। बंद कर उसे। देखते ही वे बंद कर रहे हैं, नालायक, देख लूं एक बार, कंफर्म कर लूं। बताओ। बोल बेटा। भूल गया? अब बताओ, इसको यहाँ से भेज दूं मैं, तो अगले दिन जब आएगा तो बता कितना भूल के आएगा फिर। जब ये भूल गया तो पूरा भूल जाएगा, तो जाने तो नहीं देना चाहिए ऐसे को। खड़ो। हाँ। बंद कर, कॉपी बंद कर। एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बता बेटा, जल्दी बोल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस स्क्रैप वैल्यू प्लस मल्टीप्लाई प्लस। अच्छा, माइनस। ठीक है, और आगे? एस्टिमेट प्लस एस्टिमेट क्या? बहुत बढ़िया बेटा, लाइफ ऑफ, मल्टीप्लाई किससे? याद नहीं है सब। बेटा यही आएगा बस इतना। अब बता, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फटाफट बोल बच्चे। मैं जाने नहीं दूंगा गलत। जल्दी बता। बताओ। खड़ी हुई है फरीन। हम्म। बताइए फरीन, अगर 1 अप्रैल 2020 में ईयर स्टार्ट हुआ तो एंड कब होगा? 21। अब बताओ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला। हाँ। टोटल कॉस्ट, ऐसा कुछ लिख पाया था मैंने? कॉस्ट ऑफ एसेट्स। हाँ जी। और बस हो गया, इन 100। अब बताओ कॉस्ट ऑफ एसेट्स किसे कहते हैं? क्या आता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स में? परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर पुट टू यूज, यूज करने से पहले जितने भी खर्चे। समझ में आया? बताओ एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला फटाफट बोलो फरीन। टोटल कॉस्ट। हाँ। माइनस एस्टिमेटेड। हाँ। मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। अच्छा बताओ, आपका नाम क्या है? तो कंफ्यूज क्यों नहीं हुई? ये भी मैं ही पूछ रहा हूँ। अच्छा, कल क्या नाम था आपका? तो अब बताओ कंफ्यूज क्यों नहीं हुई? एफ फॉर फिश भी होता है। अब बताओ आपका नाम क्या है? फरहीन। कंफ्यूज नहीं होते, जब मालूम होता है तो कंफ्यूज नहीं होते। जब सही से याद नहीं होता है तब हमें लगता है शायद ये हो सकता है या ये हो सकता है। कन्फ्यूजन की बात तभी आती है जब ढंग से चीज़ें याद नहीं होती। याद है मैं आपसे बोलूँ नहीं नहीं आपका नाम अमिताभ बच्चन है, मान लो कि आप नहीं मानने वाली, बैठो। चलिए जी, रिवाइज करके आइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।